नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में वैसे तो इस समय देखिए साथियों, हमेशा जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है साइंस के टॉपिक वाइज वो अपन कर रहे थे, लेकिन आज कलाम का प्री रीट 2.0 का सॉल्यूशन, साइंस के पेपर का सॉल्यूशन अपन करने वाले साथियों 30 प्रश्नों का। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अपन ने जो नोट्स पढ़ाए हैं वो प्लस में जो टॉपिक वाइज अपनी जो पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करवाई है, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और जो नए टॉपिक्स की पीडीएफ है, वो तीनों को मिला करके, तीनों चारों नोट्स और उन पीडीएफ को मिला करके अगर अपन पढ़ते हैं तो उसमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये पेपर भी वहीं से बना है। ठीक है, तो अगर आपने इस समय नोट्स लेने से देखिए कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास हमारी पीडीएफ नहीं है टॉपिक वाइज प्रश्नों की, जो बायो की है, आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तीनों के, और उसमें जो नए टॉपिक्स हैं वो भी ऐड हैं, तो वो हमारे एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंस्टा मोजो स्टोर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं। डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत ही शानदार, ज़रूर कीजिएगा, फ़ायदा होगा। पेपर का स्तर भी कैसा था बताएंगे आपको निश्चित तौर पे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो सॉल्यूशन को। और प्री रीड 4 आप हमारा प्री रीड 4 भी दे सकते हैं, बहुत ही शानदार पेपर उसका भी रहा था, वो भी आप देख करके पता लगा सकेंगे। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको इतना सस्ता मैटर और कहीं साथियों नहीं मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। कीजिएगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। 121वां अपना प्रश्न था। प्रश्न क्या था कि निम्न में से बैक्टीरिया के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु दही व पनीर उद्योग में प्रयुक्त होता है। बी, राइजोबियम सहजीवी एंटू स्थिरीकरण स्थिरीकारी जीवाणु है। किसी भी जीवाणु में डीएनए व आरएनए दोनों न्यूक्लिक अम्ल एक साथ नहीं पाए जाते। और इसके अलावा है, जीवाणु कोशिका में असूत्री विभाजन होता पाया जाता है। तो विकल्प सही नहीं है वो बताना है। तो देखिएगा साथियों, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दही व पनीर उद्योग में काम में लिया जाता है, बिल्कुल सही है। राइजोबियम, ये वाला भी सही है। और जीवाणु कोशिका में असूत्री विभाजन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था जब टॉपिक वाइज प्रश्न आपको करवाए थे। इसके अलावा किसी भी जीवाणु में डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक अम्ल एक साथ नहीं होते, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है उसमें आपके डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, और माइकोप्लाज्मा को भी एक जीवाणु के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का निश्चित ही उत्तर रहेगा। और देखिएगा साथियों, एक दो प्रश्न की मैं बोल नहीं सकता, बाकी सारे के सारे प्रश्न 30 में से आपके जो बताऊंगा वही आपके सॉल्यूशन फाइनल आंसर की में भी हो सकते हैं, और फाइनल आंसर की ही आप इसको मान करके चल सकते हैं। जो रीट का आपका कलाम का जो प्री रीट 2 का पेपर हुआ है। 122वां प्रश्न की पौधों में नाइट्रोजन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है लघुपर्णता, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता, पत्तियों में हरिमाहीनता या पुष्पन में विलंब। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण पत्तियों में हरिमाहीनता का रोग होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। इसके अलावा निम्न में से पुंज फल, ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट का उदाहरण है। तो सहतूत हुआ, कटहल हुआ, ये आपके पुंज फल नहीं होते। आम भी पुंज फल नहीं है, लेकिन स्ट्रॉबेरी जो है पुंज फल का एग्जाम्पल है। ये प्रश्न भी आपको करवाया हुआ जरूर है साथियों, कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए 124वां प्रश्न है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस आधार पर भिन्न होती है? कोशिका भीति, हरित लवक, तारक काय या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा साथियों, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस आधार पर भिन्न होती है? अगर इस प्रकार से इस प्रश्न को देखें तो कोशिका भीति सिर्फ पादप कोशिका में होती है, हरित लवक भी सिर्फ पादप कोशिका में होता है। ठीक है, तो इस आधार पे भिन्न होगी। लेकिन तारक काय जो वो आपका पादप कोशिका में नहीं होता, बल्कि जंतु कोशिका में होता है। ठीक है, तारक काय केवल जंतु कोशिका में होगा, कोशिका भीति, हरित लवक पादप कोशिका में होंगी। तो ये तीनों ही चीज़ एक दूसरे को भिन्न करती हैं, तीनों ही चीज़ जो है वो एक दूसरे से दोनों को भिन्न भिन्न करती हैं। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का फिर सही उत्तर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, कोशिका भीति, हरित लवक आपके जंतु कोशिका में नहीं होते, केवल पादप कोशिका में होते हैं, जबकि तारक काय आपका जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, हाँ जी, डायबिटीज
इंसिपिडस रोग का क्या कारण है, ये साथियों मैंने आपको नोट्स में बिल्कुल लिखवाया हुआ है, बहुत अच्छे प्रकार से लिखवाया हुआ है कि डायबिटीज इंसिपिडस रोग का कारण क्या है। इंसुलिन हार्मोन की कमी, वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी, वेसोप्रेसिन हार्मोन की अधिकता, या एमएसएच यानी कि की कमी। तो देखिए इस प्रश्न का जो आपका उत्तर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी। वेसोप्रेसिन हार्मोन किससे स्रावित होता है आपका, पीयूष ग्रंथि के द्वारा साथियों ये स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा। और ये जो हार्मोन है इसकी कमी से बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, यानी उदक मेहू रोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस को उदक मेहू रोग भी कहा जाता है, जिसमें बार बार पेशाब आता है। तो ये वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है और ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, देखिए निम्न रोगों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। एक, कैंसर तथा हृदयघात असंक्रामक रोग में, बिल्कुल सही बात है, ये कोई हवा में थोड़ी फैलते हैं, तो ये तो सही है, सही विकल्प का ही चयन करना है अपने को। फिर डिप्थीरिया डीपीटी का टीका लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परटूसिस और टी फॉर टिटनेस। यानी कि डिप्थीरिया हो, परटूसिस हो, या परटूसिस यानी काली खांसी, और टिटनस हो, इसमें डीपीटी का ही टीका लगता है, तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा, टीबी का इलाज डोट्स प्रणाली से करते हैं, बिल्कुल सही बात है, डोट्स प्रणाली से ही होता है। ठीक है, खसरा के इलाज में मैंने कहीं ना कहीं शायद कुष्ठ रोग के बारे में भी डोट्स का नोट्स में या एक आधे प्रश्न में बताया हुआ है, जो कि गलत था, उसको सुधार कर लीजिएगा। हालांकि सुधार काफ़ी बार करवा दिया, फिर भी दोबारा बता देता हूँ, टीबी का इलाज डोट्स प्रणाली से करते हैं, कुष्ठ का नहीं करते इससे। ठीक है, तो टीबी का इलाज बिल्कुल सही है यहाँ पे। फिर खसरा के इलाज में एमएमआर टीका प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल एमएमआर वैक्सीन होती है जो कि खसरा रोग में प्रयुक्त होती है, यह भी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, यानी सारे ही कथन सही, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर जो वो इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 126। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 127 की तरफ, और प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। एक, प्रति किलोग्राम ऊर्जा की मात्रा वसा में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक होती है, यानी वसा में एक प्रकार से ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, ये बोला गया है, तो जो कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर अब फ्रुक्टोज प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा है, इसे शहद शर्करा के नाम से भी जानते हैं साथियों, शहद शर्करा भी इसको बोलते हैं, फ्रुक्टोज को फलों में पाई जाती है मुख्यतः, जिसे मस्तिष्क शर्करा भी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। विटामिन के को हेमरेज रोधी विटामिन भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सी ठीक है। देखिए विटामिन के जो है वो आपका रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, और ब्रेन हेमरेज या हेमरेज रोधी का मतलब है हेमरेज रोधी, यानी कि इससे थक्का जो वो नहीं जमेगा, इस विटामिन की अगर पूर्ति रहती है तो, सॉरी, थक्का जम जाएगा। तो यहाँ पे विटामिन के की कमी से अगर अपन देखें तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन अगर के की कमी हो जाए तो उसी रक्त के थक्के से संबंधित आपका हेमरेज है, तो हेमरेज रोधी विटामिन के को ही बोला जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है लेडिंग कोशिकाओं द्वारा, ग्राफियन पुट्टिकाओं से, कार्पस ल्यूटियम से, थीका इंटरना परत से। तो देखिए थीका इंटरना परत, ग्राफियन पुट्टिका, कार्पस ल्यूटियम, ये सारे के सारे आपके मादा जनन तंत्र के भाग हैं, मादा जनन तंत्र के भाग हैं, जबकि एंड्रोजन आपका एक प्रकार से पुरुष हार्मोन है। ठीक है, तो इसमें लेडिंग कोशिकाओं द्वारा ही ये स्रावित होगा, तो ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, एक मिनट, हाँ जी, हाँ, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए नहीं करता ये पूछा है, आरोपित बल पर। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, आपको लिखवाया एफ एस कोस थीटा होता है साथियों। ठीक है, तो एफ यहाँ पर बल है तो आरोपित बल पर करेगा, बिल्कुल सही है। विस्थापन पर भी करेगा, ऐसे नहीं, विस्थापन होता है, और विस्थापन और आरोपित बल के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एस कोस थीटा, यानी कि सी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, यानी कि आपका वस्तु का जो एक प्रकार से पूछा क्या है कि निर्भर नहीं करता, तो आरोपित बल विस्थापन इन पर तो निर्भर करेगा,
ठीक है, और इनके बीच कोण पर भी निर्भर करेगा। तो किस पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 130। राहुल एक जादुई दर्पण के सामने बैठा है। वह देखता है कि उसका सिर वास्तविक आकार से बड़ा, यानी कि सिर तो उसका हो रहा है बहुत बड़ा हो गया उसका सर। ठीक है, सर उसका क्या हो गया है? बड़ा। शरीर का मध्य भाग समान आकार का, शरीर का जो मध्य भाग है वो बिल्कुल जो होना चाहिए वो उसका है। शरीर का मध्य भाग जो उसका समान आकार का है। ठीक है, इसके बाद उसकी टांगे वास्तविक टांगों से क्या हो गई है? बहुत ही छोटी हो गई। टांगे क्या हो गई हैं? छोटी हो गई हैं। तो जादुई दर्पण में विभिन्न दर्पणों के संयोग का ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन से आपने दर्पणों का प्रयोग किया है वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण करता है? निश्चित ही आपका कौन सा दर्पण करेगा साथियों? सब लोगों को पता है, अवतल दर्पण। ये कार्य किसका है? अवतल दर्पण का। तो सबसे ऊपर अवतल दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में समान आकार समतल दर्पण देगा, उसके बाद में छोटा आकार उत्तल दर्पण देगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर इस प्रश्न में रहेगा 130 में। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न, 30 डिग्री का मान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है? तो अपन जानते हैं, देखिए, एक इक्वेशन बनते हैं, सूत्र अपना होता है C/5 बराबर आपका F-32/9 होता है। अब C का मान यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, तो 30/5 लिख देंगे, और इधर आपका आ जाएगा F-32 और बटा में आपका आ जाएगा 9। अब यहाँ से 5 छिका 30 और 9 छिका 54 होगा, 54 बराबर आपका आ जाएगा F-32। तो 54 + 32 बराबर F आ जाएगा। अब देखिए, 4 और 2 6, 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो यानी कि आपका 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका जो है वो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर 132 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, देखिए आपको लिखवाया हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, या सी ऑप्शन है कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न करना है, और डी है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न करने की क्रिया को ही अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? ये साथियों 50 डिग्री है आपकी, याद रखिएगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी कि आपका एसी। ठीक है, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। घरों में सामान्यतः 220 वोल्ट की धारा 220 वोल्ट की धारा आती है, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? 220 वोल्ट की धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज ही आपकी रहेगी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही उत्तर साथियों रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह का परिभ्रमण, एक तो परिक्रमण गति होती है, ठीक है, जो सूर्य के चारों तरफ गति होती है वो परिक्रमण गति होती है, और परिभ्रमण गति कौन सी होती है? अपनी अक्ष पर जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति को ही अपन क्या बोलते हैं? परिभ्रमण गति बोलते हैं, बताया हुआ आप लोगों को। ठीक है, तो परिभ्रमण पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा के विपरीत है। तो दो ऐसे ग्रह हैं, देखिए, पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है, पृथ्वी की परिभ्रमण जो गति है साथियों, वो किधर से किधर होती है? पश्चिम से होती है पूर्व में। ठीक है, पश्चिम से पूर्व होती है किसकी? आपकी पृथ्वी की। और दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी गति जो होती है वो पूरब से पश्चिम होती है। कहाँ से कहाँ? पूरब से पश्चिम होती है, यानी कि पृथ्वी की उल्टी होती है। और वो दो ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो आपका साथियों शुक्र ग्रह है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा अरुण ग्रह है। ठीक है, इनकी होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल निश्चित ही सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार है, ये आपका प्रश्न है। देखिए, परमाणु भार यहाँ पे पूछा, और परमाणु भार का अपना सूत्र भी होता है। क्या होता है? परमाणु भार का सूत्र आपका एक प्रकार से
सिंपली जो आपका देखिए एक प्रकार से अपन ऑक्सीजन को अपन O2 अगर लिखें, ठीक है, तो इसका 32 जो वो एक प्रकार से आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या आएगी 32, ठीक है। और अगर अपन बात करें एक परमाणु की तो 16 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित ही इसका उत्तर जो होगा तो इसकी 16 बटा में और अवोगाद्रो संख्या होगी आपकी 6.02 3 गुणा 10⁻23, ठीक है। तो ऑप्शन है बी इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका जो वो होना चाहिए, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। 137 प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्न अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। यह आपके सामने अभिक्रिया है। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? यह एक वियोजन अभिक्रिया है तथा इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। देखिए वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल है। वियोजन यानी कि इंग्लिश डीकम्पोजिशन, यानी कि जिसमें तत्व अलग अलग हों। तो यहाँ पे 2KClO3 में 2KCl अलग हो रहा है, 3O2 अलग हो रहा है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया तो है। लेकिन क्या ऊष्मा उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न इसमें नहीं हो रही, उसमें ऊष्मा जो वो दी जा रही है। तो ये ऊष्मा उत्पन्न होना यानी ऊष्मा छेपी होना। ऊष्मा छेपी होने का मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा शोषी का क्या मतलब होता है? ऊष्मा देना, ऊष्मा देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऊष्मा दी जा रही है और वियोजन भी हो रहा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कूट का चयन कीजिए। सोना शुद्ध द्रव्य का उदाहरण है। 2, ठोस अवस्था में संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। 3, प्लाज्मा अवस्था विद्युत की कुचालक होती है। और 4 है ठोस का आयतन निश्चित होता है। तो देखिए ठोसों का जो आयतन है वो निश्चित ही बिल्कुल निश्चित रहेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठोस का आयतन आपका निश्चित होता है। ठोस में संपीड़ितता सर्वाधिक होती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखिए ठोस में संपीड़ितता का मतलब है किसी चीज़ को अपन कंप्रेस कर सकें। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG से आप समझ सकते हैं ना। तो ठोस को क्या अपन संपीड़ित कर सकते हैं? बहुत कम गुण होता है ठोस में, संपीड़ित हो सकता है लेकिन बहुत कम। तो संपीड़ितता का गुण गैस और द्रव्य की अपेक्षा इसमें कम होता है। तो और यहाँ पे बोल रखा है सर्वाधिक होता है, तो ये तो गलत है। दूसरा कथन गलत है और आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो चौथा ऑप्शन आपका एक तो सही है। दूसरा यहाँ पे अगर अपन देखें तो सोना शुद्ध द्रव्य का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। सोना जो है वो द्रव्य यानी पदार्थ होता है, तो सोना एक पदार्थ ही, सही बात है। फिर है प्लाज्मा अवस्था विद्युत की कुचालक होती है। देखिए प्लाज्मा जो अवस्था विद्युत की कुचालक नहीं होती बल्कि ये सुचालक होती है साथियों। प्लाज्मा अवस्था जो है वो सुचालक होती है। टीवी वगैरह में आजकल इसी का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो सुचालक अवस्था होती है प्लाज्मा जो है वो सुचालक अवस्था होगी, आपकी कुचालक अवस्था नहीं होगी। तो तीसरा भी गलत है और दूसरा ऑप्शन भी गलत है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दूसरा कथन गलत, तीसरा कथन गलत, पहला और चौथा केवल 1 और 4 कथन सही है। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ए, भोजन पूरी तरह पका नहीं है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, डी, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। अब देखिए साथियों, भोजन पूरी तरह पका नहीं है ये बिल्कुल नहीं होगा, ईंधन आर्द्र है ये भी नहीं होगा, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है तब भी नहीं होगा। ईंधन अगर पूरी तरीके से जलेगा तो धुआं बनेगा ही नहीं और काली वस्तु होगी नहीं। ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है यानी अपूर्ण दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपूर्ण दहन हो रहा है। कक्षा 8 की पुस्तक में दिया गया है, अब NCERT में यहाँ पे अपूर्ण दहन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। इसीलिए वो तली जो वो काली हो रही है साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 139। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए साइंस के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं वो आगे आते रहेंगे। आज ये पेपर आपको सोल्व करवा देते हैं, कल आपका कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। 139वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन असुमेलित है? PVC, पॉलीवाइनिल साइनाइड, यही गलत है सबसे पहले। पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो साइनाइड तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN बिल्कुल ठीक है।
टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन ये भी सही है। बेकेलाइट फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड ये भी ठीक है। ऑप्शन ए ही इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 140 नंबर का, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन इकाई में मापा जाता है, बिल्कुल ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। देखिए यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य घटक नहीं होता, बताया हुआ आपको मेथेन होता है इसका मुख्य घटक। क्या होता है? मेथेन। तीसरा है, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी जलवाष्प CO2 तथा N2O आदि होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यही आपके रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा विनाइट्रिकारी जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। विनाइट्रिक, अच्छा हाँ, ये गलत कथन है, बिल्कुल गलत है ये। क्यों? देखिए गलत क्यों है? विनाइट्रिकारी जो जीवाणु होते हैं वो आपके नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल रखे हैं, यहाँ पे उल्टा लिख रखा है। विनाइट्रिकारी जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते। विनाइट्रिकारी जीवाणु नाइट्रोजन को नहीं बल्कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलते हैं, तो ऑप्शन 4 गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और विनाइट्रिकारी जीवाणु अगर अपन देखें तो बेसिलस डीनाइट्रिफिकेशंस नाम से एक जीवाणु होता है, वो है इसका। ठीक है, और थायोबेसिलस भी एक जीवाणु है जो विनाइट्रिकारी जीवाणु है। तो निश्चित ही इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, यहाँ पे आपका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। आपको असत्य कथन की पहचान करनी थी, तो एक तो दूसरा आपका असत्य है और एक चौथा आपका असत्य है, बाकी तो ठीक है। इसलिए प्रश्न नंबर 140 में आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा ये असत्य कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न, जलाशयों में होने वाली घटना सेवाल ब्लूम से निम्न। ये देखिए प्रश्न आपको करवाया हुआ साथियों, ये प्रश्न आपको मैंने करवाया हुआ है। जल में ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है, सेवाल ब्लूम की वजह से क्या होता है? अगर सेवाल ब्लूम यानी कि समुद्र में सेवाल ही सेवाल हो जाना, सेवालों का ब्लूम एक प्रकार से बूम आ जाना। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही जल में किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की साथियों कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? सड़े गले पदार्थ वगैरह, जो आपका जो सेवाल ब्लूम है उसकी वजह से सड़े गले जो पदार्थ हैं एक प्रकार से, वो अगर आपके बढ़ेंगे तो जल में निश्चित रूप से ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी साथियों, जिससे जो से आपके जो आपके जो जीव वगैरह, जो मछलियाँ वगैरह है, समुद्री जीव हैं, उनको नुकसान होगा, मरेंगे वो पानी में, फिर ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल का जोड़ा मिश्रित फसल कृषि हेतु उपयुक्त है? देखिए यहाँ पे गेहूं और जौ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल एक जैसी लगभग फसल है, तो ये तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा जौ और कौन सा गेहूं अगर अपन बो भी देंगे तो ये तो अपन बुआई एक साथ इनकी नहीं कर सकते। जवार और बाजरा सेम हाइट जाती है, बिल्कुल डिफरेंस ज़रूर है ना, लेकिन सेम हाइट जाती है, इस वजह से प्रॉब्लम आएगी इसकी कटाई वगैरह करने में, तो ये भी मिश्रित खेती नहीं हो सकती। इसके बाद है चना और तिल। तो साथियों एक पल के लिए अपन सोचते हैं कि चना और तिल हो सकता है, क्योंकि चना छोटा, तिल का पौधा बड़ा होता है, लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, चना जो है, ठीक है, जो आपका चना है वो रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। और तिल जो है वो आपकी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है तिल। ठीक है, तो फसल ही अलग अलग हैं, तो एक साथ कैसे होंगी? ये भी नहीं होगा। तो निश्चित इसका उत्तर मूंगफली और सूरजमुखी आपका हो जाएगा, ये मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त है। 143 नंबर का प्रश्न, चलिए ये विज्ञान के प्रश्न थे और अभी अपन बात करेंगे प्रश्नों पर, वो हैं अपने टीचिंग मेथड के। तो टीचिंग मेथड के प्रश्न देखिए थोड़े से कठिन दिए गए। विज्ञान के प्रश्न तो बिल्कुल स्तरीय प्रश्न थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ टीचिंग मेथड के प्रश्न थोड़े से कठिन स्तर के हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए विज्ञान क्लब के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। विज्ञान क्लब के बारे में सही कथन आपको बताना है। तो देखिए विज्ञान क्लब विद्यालय में छात्रों द्वारा चलाई जाने वाली समितियां हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला, विज्ञान क्लब के प्रमुख सिद्धांत करके सीखना एवं जीवन से सीखना है, सही बात है। विज्ञान क्लब में विद्यार्थी औपचारिक रूप से सीखते हैं। 4 है, विज्ञान क्लब का उद्देश्य विज्ञान में रुचि जागृत करना
एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, यह भी सही है। अगर अपने को पूछा सही कथन तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करके आ गए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, विज्ञान क्लब में विद्यार्थी औपचारिक रूप से नहीं सीखता, अनौपचारिक रूप से सीखता है। ठीक है, औपचारिक रूप ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, औपचारिक रूप यानी कि इसमें समय का, स्थान का बाउंडेशन होता है, जबकि विज्ञान क्लब के में ऐसा नहीं होता है, समय और इसका बाउंडेशन नहीं होता है। अनौपचारिक रूप से बच्चा इसमें सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका जो सही कथन है वो 1 सही है, 3 सही और 4 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का फिर सही उत्तर आपका बनेगा। 143 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, 1, 2 और 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तीसरा बता दिया गया आपको, 1, 2 और 4 ये कथन आपके सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस अभिक्रम का मुख्य लक्ष्य पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करना है? किस अभिक्रम का मुख्य लक्ष्य पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करना है? बहुत अच्छा प्रश्न, और मैं ये बोलूँगा कि बहुत डेप्थ में से उठाया गया प्रश्न है। रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, अवरोह अभिक्रम या कंप्यूटर सहायक अनुदेशन? तो देखिए साथियों, अवरोह अभिक्रम इसका उत्तर होगा। अवरोह अभिक्रम को अपन मैथेटिक्स, ठीक है, मैथेटिक्स जिसका गिलबर्ट ने किया, मैथेटिक्स अभिक्रम भी इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, इसका जो है वो मुख्य लक्ष्य पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करना होता है, क्योंकि इसमें जो सभी आपकी जो एक प्रकार से सभी निष्पत्तियां जो है वो सभी निष्पत्तियों को क्रियाओं द्वारा इसमें सीखा जाता है एक प्रकार से, है ना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो सी 143 में और सी 144 में बिल्कुल निश्चित यही उत्तर होंगे। अगला आपका प्रश्न है, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करें। ए, मस्तिष्क उद्वेलन विधि में आलोचना का कोई स्थान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है भाई, मस्तिष्क उद्वेलन जो विधि है साथियों, उसमें आपको समस्या दी जाती है, उस समस्या का आप सॉल्यूशन करते हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं और बाद में शिक्षक को आप अपने विचार बताते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको टीचर आपको आलोचना कर देगा तो आप उस विधि को ही आप जो वो मतलब खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये विधि जो है ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए थोड़ी है। तो आलोचना का कोई स्थान नहीं है मस्तिष्क उद्वेलन में, बिल्कुल सही बात है। और अपने को सत्य कथन का चुनाव करना, तो ये तो अपना उत्तर नहीं होगा। अगला, सम्मेलन व्याख्यान विधि का ही वृद्ध रूप है, जिसमें विषय विशेषज्ञ किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं एवं संभागी निष्क्रिय श्रोता होते हैं। अगला है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में अध्यापक अध्यापन कराने की बजाय मार्गदर्शन एवं पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाता है। चौथा ऑप्शन है, दल शिक्षण में कम से कम 2 अध्यापकों का होना आवश्यक है। तो देखिए, पहला जो कथन है वो नहीं होगा और चौथा भी निश्चित नहीं होगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही और अपने को असत्य का चुनाव करना है। भाई दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक ही होंगे, सीधी सी बात है। अब बात आती है बी और सी में। बी सी वाला देखिए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में अध्यापक अध्यापन कराने के बजाय मार्गदर्शक एवं पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है, यह भी सही कथन है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा साथियों, क्योंकि सम्मेलन व्याख्यान विधि का वृहद रूप नहीं है। ठीक है, ये आपको पढ़ने में सही लग रहा होगा, बाकी सम्मेलन व्याख्यान विधि का वृहद रूप नहीं है। सम्मेलन में साथियों जो संभागी होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो निष्क्रिय नहीं होते, वो भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं सम्मेलन में। ठीक है, जो विशेषज्ञ बैठे होते हैं उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जबकि व्याख्यान में प्रश्न नहीं पूछा जाता, व्याख्यान लगातार चलता है। तो बिल्कुल अलग है सम्मेलन प्रक्रिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है। विज्ञान सीखने का कोई और तरीका नहीं है। विज्ञान की परिभाषा किसकी? ये DS कोठारी के साथियों। ऑप्शन बी इसका निश्चित ही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? कठिन कार्य, खुला मस्तिष्क, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, समस्याओं की प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता। तो देखिए, खुला मस्तिष्क निश्चित रूप से होगा, ओपन माइंडेंस या माइंडेड, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होगी तभी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण माना जाएगा। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, यानी कि समस्या के प्रति व्यवहार का मतलब है समस्या का जो हल है उसमें वस्तुनिष्ठता, यानी कि सटीक सॉल्यूशन।
तो ये भी होगा। कठिन कार्य यानी हार्डवर्क, इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कोई गुण नहीं है। ये नहीं है कि कोई लगा रहता है पूरे दिन पढ़ने में, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को शिक्षण, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व व्यवहार परिवर्तन के 3 चरणों में विभक्त कर एक त्रिकोण के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन में मेरे हिसाब से नहीं है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को शिक्षण, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहार परिवर्तन के 3 चरणों में विभक्त करने वाला कौन है, ये यहाँ पे आपका पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो डॉक्टर पटेल का एक वर्गीकरण जरूर, डांडेकर और हन्ना की कोई डेफिनेशन से कुछ, बाकी इनका कोई इस प्रकार से कोई परिवर्तन मेरे हिसाब से मैंने तो नहीं पढ़ा। देखिए इसमें मुझे डाउट है इस प्रश्न में थोड़ा सा। मेरे हिसाब से इसका उपरोक्त में से कोई नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर पटेल ने 4 बिंदुओं के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया की व्याख्या की थी। 4 पर, एक तो आपका इसमें था विषय वस्तु को इन्होंने बताया, विषय वस्तु, ठीक है। दूसरा इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य बताया, शैक्षिक उद्देश्य बताया, ठीक है। एक इन्होंने मूल्यांकन पद्धतियाँ बताया, मूल्यांकन पद्धतियाँ बताया। एक इन्होंने अधिगम क्रियाएं बताया, अधिगम क्रियाएं। ये इन्होंने 4 बताए थे अधिगम क्रियाएं, आप लिख सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर पटेल के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटी नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, विभेदकारिता, तो ये तो हैं। ऑप्शन डी निश्चित ही इसका उत्तर हो जाएगा, मितव्ययिता। अगला प्रश्न, मनोगत्यात्मक पक्ष। मनोगत्यात्मक पक्ष का मतलब होता है क्रियात्मक पक्ष, ठीक है, क्रियात्मक पक्ष को ही अपन मनोगत्यात्मक पक्ष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, मनोगत्यात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य नहीं है। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, प्रत्यक्षीकरण, अनुकूलन और अनुक्रिया। तो देखिए सीधा सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी। क्यों डी हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि अनुक्रिया जो है वो भावात्मक उद्देश्य, ठीक है, भावात्मक उद्देश्य का हिस्सा है, ठीक है, भावात्मक उद्देश्य का रहेगा। बाकी ये क्रियात्मक यानी मनोगत्यात्मक पक्ष के ही रहे हैं, ए, बी और सी, ठीक है। और सिम्पसन ने मनोगत्यात्मक पक्ष के कुछ उद्देश्य बताए। ये तीनों के तीनों सिम्पसन के द्वारा 1969 में बताए गए हैं, ठीक है, सिम्पसन के द्वारा। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, प्रत्यक्षीकरण और अनुकूलन सिम्पसन के द्वारा मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्य बताए गए हैं। अनुक्रिया भावात्मक उद्देश्य माना गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। इस प्रकार से विज्ञान के 30 प्रश्नों का विश्लेषण वार अध्ययन अपन ने कर लिया है। यह वीडियो आपको पसंद आया, मेहनत पसंद आई, ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा साथियों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन लोगों ने पेपर दिया उनके साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि सॉल्यूशंस लगभग बिल्कुल आपके सही हैं। एक आधे प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, उसकी आपको छूट है, जैसा हमेशा होता है। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न मेरे हिसाब से एक आधा प्रश्न कोई हो तो हो, बाकी यही इनके आंसर्स होने चाहिए, ठीक है साथियों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि लगभग चीज़ें अपने नोट्स और जो टॉपिक वाइज अपन ने प्रश्न किए थे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के, उनकी पीडीएफ आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। प्रश्नों की पीडीएफ अगर आपके पास है कर लीजिए, नहीं है तो ले लीजिए, कर लीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा साथ ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।